हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सूचना और प्रौद्योगिकी का लेक्चर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का लेक्चर चल रहा है जिसमें हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर की कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि हमारे 9th यूनिट MPPSC के प्री में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? जो कि हम छू सकते हैं, जिनको वो हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप से परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि ये सब सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर में आती हैं। क्या क्या? मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये प्रोग्रामिंग भाषा, लिखे गए निर्देश अर्थात प्रोग्रामों की श्रृंखला होती है। मतलब इनको हम छू नहीं सकते, बल्कि ये प्रोग्राम कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनकी एक श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में कार्य को नियंत्रित करते हैं तथा कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कंप्यूटर के बीच में क्या मतलब? जो पूरे कंप्यूटर पर नियंत्रण करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और सभी हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना सॉफ्टवेयर का सबसे ज़रूरी काम होता है। हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के दिशानुसार ही काम करते हैं। जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जितने उनको डायरेक्शन देगा वो इंस्ट्रक्शन देता जाएगा और वो काम करते जाएंगे। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामों का समूह भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामों का समूह भी कहा जाता है। अब आते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम उनको इसमें डालते हैं कंप्यूटर में, उनको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, फिर होता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम भी दो प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। और सिस्टम यूटिलिटी होती है डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लियरर, एंटीवायरस और ट्रांसलेटर। ये सब सिस्टम यूटिलिटी में होते हैं। अब अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार की होती हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आते हैं वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर्स, ये सब जनरल पर्पस में आते हैं। मतलब इनको जनरल पर्पस में यूज़ किया जाता है। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या होता है? रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम और रिपोर्ट कैस्ट जनरेटर। मतलब इसमें क्या होता है? आप स्पेशल पर्पस के लिए इनको यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। अपन ने पढ़ लिया ना, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम को चलाने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को चलाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने वाले में भी दो प्रकार के होते हैं, एक मैनेजमेंट प्रोग्राम और एक होता है यूटिलिटी। और पर्पस में भी आते हैं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, एक जनरल पर्पस के होते हैं और स्पेशल पर्पस के होते हैं। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कार्य और संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। फिर पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हम ये पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर को चलाते हैं, जितने प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं उनको नियंत्रित करते हैं, उनके विभिन्न भागों की देखभाल करते हैं, उनके सभी क्षमताओं का अच्छे से प्रयोग करते हैं और इसमें सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं जो कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी क्षमता को पहचान कर उनके काम कराते हैं, वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में ही रहता है। मतलब कौन नियंत्रण करता है कंप्यूटर को? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इसकी वजह से हमें सीधे कंप्यूटर अपना संपर्क नहीं बनाते हैं। जैसे हम इनकी सिस्टम सॉफ्टवेयर यदि नहीं है तो हम कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे और कंप्यूटर नहीं चलेगा, संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर की हमारा संपर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं।
मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे हम नया कंप्यूटर लेके आए तो उसमें कुछ सिस्टम मतलब इंस्ट्रक्शन के डले होते हैं प्रोग्राम्स, जो कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो यदि हमें कंप्यूटर चालू करना है तो इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है कि चालू हो जाओ। इसमें क्लॉक आ जाती है, टाइम आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो चलता रहता है। यदि हम माई कंप्यूटर पे गए, उसको ऑन किया, या फिर वर्क सीट पे गए, जो भी हमें काम करना है ये किससे हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से ये काम करवाता है, नियंत्रित करवाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। जितने भी हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, कई फंक्शन या कई ऐप होते हैं जो उसमें डाउनलोड नहीं करने पड़ते, आते हैं। जब हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, मतलब कहते हैं। लेकिन हम कुछ ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करते हैं जो कि हमारे पर्पस के हिसाब से होते हैं, तो उनके लिए जो एक आधार मतलब प्रोवाइड कराता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि प्ले स्टोर हमें प्रोवाइड करा दिया जिससे कि हम नए ऐप को डाउनलोड कर सकें, उनके लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। पेरिफेरल डिवाइस का समन्वय और नियंत्रण करता है। जैसे कि हमें कोई डिवाइस कंप्यूटर में लगानी है, जैसे कि हमें प्रिंटर लगाना है या फिर स्पीकर को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से, तो उसके लिए समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का महत्व उपयोग सुनिश्चित करता है। जितने भी हार्डवेयर संसाधन हैं उनका महत्व सुनिश्चित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेट करते हैं। इसमें होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण के लिए डॉस, जो हमें कार्य मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल हैं डॉस, विंडोज़, यूनिक्स और मैकिन्टॉश। कार्यों के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। कार्य के आधार पर मतलब जैसे काम कराना है तो उसके हिसाब से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और एक होता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, ये वह प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम का प्रबंध करते हैं, मतलब उसको मैनेज करते हैं। पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम कौन करता है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। इनका मुख्य कार्य इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, डिवाइस और प्रोसेसर के विभिन्न कार्यों का प्रबंध करना होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो इतनी भी इनपुट, आउटपुट या मेमोरी डिवाइस होती हैं उनको प्रोसेस करके उनके विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है, मतलब उनको मैनेज करता है। कौन करता है, ये सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर इसके अंतर्गत आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का जितना भी सॉफ्टवेयर है तो वो क्या करता है, मैनेज करता है सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम मैनेजमेंट का एक एग्जांपल है। और डिवाइस, ड्राइवर ये भी सिस्टम मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष प्रोग्राम का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है, मतलब किसी भी विशेष प्रोग्रामों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। जितने भी प्रोग्राम हैं उनका एक समूह होता है जो कि संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेट करता है यह प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न अवयवों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है यूज़र और सिस्टम हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना है। यूज़र मतलब जो अपन चला रहे हैं वो, और जो सिस्टम है हार्डवेयर, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे ऑपरेट करना है ये बताता है, और ये भी किसके अंदर आता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जाम्पल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है, विशेष सेवा देने वाले प्रोग्रामों की मशीन भाषा में अनुवाद करता है, यूज़र की आवश्यकता अनुसार आउटपुट देने के लिए डाटाबेस का प्रबंध करता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, अब कंप्यूटर चालू किया, कंप्यूटर ऑन हो गया तो ऑन करने का काम किसके पास है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। विशेष सेवाएं देने का काम किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। मतलब जैसे हमने चालू किया उसकी ब्राइटनेस ठीक रहेगी, टाइम चल रहा होगा, सारे हमें ऐप दिख रहे होंगे कि क्या क्या हम चला सकते हैं, हाँ, और वो अपडेट करता रहता है अपने लिए, तो हमें विभिन्न सेवाएं देता है और अनुवाद करके बताता है। जैसे कि मशीन भाषा होती है उसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन कंप्यूटर तो मशीन भाषा पर काम करता है,
तो इसलिए वो हमें अनुवाद करके हमारे सुविधा अनुसार उसको बनाता है, यूजर के आवश्यकता अनुसार आउटपुट देता है। जैसा हम देखना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं वो हमें उसमें आउटपुट देता है। हम चीनी भाषा में देखना चाहते हैं चीनी में कर देगा, हम यदि पंजाबी में चाहना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज पंजाबी में करके दे देगा, है ना। तो ये सब कौन करवाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हैं? कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना। जितना भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। उससे क्या करता है? प्राथमिक मेमोरी में डालता है और कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ हो जाती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रियान्वयन कराता है कि जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो भी चालू हो जाते हैं जैसे ही हम चालू करते हैं अपना कंप्यूटर। हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण और बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करता है। जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसको बूटिंग में टाइम लेता है, क्योंकि वो उस टाइम देख रहा होता है कि जितने भी उसकी आउटपुट इनपुट डिवाइस लगे हैं वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं, माउस अच्छे से चल रहा है नहीं, स्पीकर चल रहा है नहीं, ये सब सुनिश्चित करके ऑपरेटिंग सिस्टम चालू कराता है। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच से संबंध कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को बताता है कि हार्डवेयर और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम एरर्स आ रही हैं तो वो तुरंत हमें बता देगा। मेमोरी और फाइल्स का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। 8 प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इनकी लिस्ट दी गई है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अब कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि दिए गए हैं, तो इनको ही पढ़ लेते हैं। पहला आता है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सबसे अधिक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। जितने भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनमें प्रयुक्त होता है कौन? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आविष्कार 1981 में IBM द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। सन 1984 में इंटेल 80286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किए गए और MS-DOS 3.0 और MS-DOS 4.0 संस्करण का विकास किया गया। ये कब विकास किया गया था? 84 में विकास किए गए थे। किस प्रोसेसर से? तो इंटेल 80286 प्रोसेसर से इनको बनाया गया था। MS-DOS 3.0 और MS-DOS 4.0 को। माइक्रोसॉफ्ट के इन ऑपरेटिंग सिस्टम को डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकतर डिस्क से संबंधित इनपुट और आउटपुट का कार्य कराते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़। डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टेक्सचुअल यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब टेक्सचुअल यूज़र इंटरफेस होता है विंडोज़, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस OS है। यह OS के निर्देशों को टाइप करने की असुविधा को समाप्त करने के उद्देश्य से माइक्रो प्रोसेसर कंपनी ने एक नया प्रोग्राम विकसित किया जिसका नाम विंडोज़ था। मतलब जितने भी US होते हैं उनको निर्देशों को टाइप करने की असुविधा से बचने के लिए। पहले क्या होता था, जैसे कि ये वाला है डॉस, इसको हमें टाइप करके इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, लेकिन विंडोज़ आ गई, इसके कारण हमें जो जितने भी निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको टाइप नहीं करना पड़ता। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसी कारण इसको बनाया था, जिसका नाम क्या रखा गया? विंडोज़। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर वर्क करते हैं ये। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जो जितने भी सॉफ्टवेयर विंडोज़ NT होते हैं इनको क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह विंडोज़ की तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर कार्य करते हैं। जैसे विंडोज़ होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करती हैं, ऐसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT होती हैं वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करती हैं।
पर इसमें नेटवर्क, संचार और डेटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसको डेटा मतलब इसमें जो इंटरनेट होता है, संचार और डेटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं होती हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं और कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1970 में हुआ था। इसका विकास वेल लेबोरेटरी ने केन थॉमसन और डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसका आविष्कार किया था। यह दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था। यूनिक्स को ऐसे भी याद करते थे यूनिक है, क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज पर लिखा गया। देखिए, इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट था और विंडोज़ थे, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर चल रही थी, है ना। अब ये क्या आया है? यूनिक्स, जो कि किस पर चल रही है? हाई लेवल लैंग्वेज पर कार्य करता है या लिखा गया है। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया है पहला सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क और डेटा को सुरक्षा करने में मेन फीचर कहलाते हैं। जो नेटवर्क और डाटा की सूचना मतलब सुरक्षा करने में जो इसके मेन फीचर्स कहलाते हैं। इसके मेन फीचर क्या है? कि डेटा को और नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। लेकिन नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वो था यूनिक्स। अब आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1991 में किया गया था। इसका विकास लाइनेक्स टर्वेल्स ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? लाइनेक्स। यह एक हेलसिंकी विश्वविद्यालय के छात्र थे। टर्वेल्स ने कर्नल लिखने के लिए लाइनेक्स की शुरुआत की थी। कर्नल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। यह पीसी के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये किसके लिए बनाए गए थे? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाए गए थे। मल्टीटास्किंग है और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स, और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? लाइनेक्स। तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया था? तो ये बनाया था लाइनेक्स टर्वेल्स ने बनाया था, 1991 में बनाया था, और कर्नल को लिखने के लिए इसको बनाया गया था, जो कि इसका एक मुख्य भाग होता है। यह मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि पीसी के लिए, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उसके लिए मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है ये। अब आता है सिस्टम यूटिलिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। उसके अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के मतलब मैनेज करने के लिए क्या होता है। तो पहले अपन ने पढ़ लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या थे? उसके भी कुछ पार्ट थे। तो MS DOS था, विंडोज़ थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT थे, और यूनिक्स था। फिर आता है लाइनेक्स। इसके बाद आते हैं सिस्टम यूटिलिटी, जो कि किसका भाग है? ऑपरेटिंग मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है सिस्टम यूटिलिटी, क्योंकि उसको दो भागों में बांटा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और एक सिस्टम यूटिलिटी। ये प्रोग्राम कंप्यूटर्स के कार्य को सरल बनाने, उनमें अशुद्धियों को दूर करने और सिस्टम में विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए गए हैं। जितने भी सिस्टम यूटिलिटी होते हैं क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे अशुद्धियों को, उनकी सुरक्षा देंगे और उनको जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर रखेंगे और बहुत सरल बना देते हैं। ये प्रोग्राम के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। मतलब जितने कंप्यूटर के रखरखाव है, प्रोग्राम को रखरखाने का काम कौन करता है? सिस्टम यूटिलिटी। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते, परंतु सामान्यतः इनके साथ ही आते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपयोग कराए जाते हैं। देखो कंप्यूटर जब हम लेते हैं तो ये अनिवार्य पार्ट तो नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, लेकिन ये कंप्यूटर में होते हैं। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो ये उसमें डाल दिए जाते हैं। सिस्टम यूटिलिटी। कुछ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस प्रकार है, जैसे कि आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स फैली हुई हैं, अब उन फाइलों को उठा के कि ये वाली इसकी MS एक्सेल की है, ये MS पावर पॉइंट की है, इनको सबको अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनकी फ़ाइल उन्हीं में डाल देते हैं, मतलब अच्छे से रखते हैं। इनका प्रयोग फाइल और हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित करने में किया जाता है। क्या है? डिस्क फ्रेगमेंटर। फिर आते हैं डिस्क क्लीनर्स।
ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। जैसे हमने कोई फाइल बनाई, बहुत समय हो गया, कोई यूज़ नहीं, हम कभी खोलते भी नहीं, तो वो क्या करेगा, एक टाइम बाद उनको ढूंढ के डिलीट कर देगा। क्योंकि यदि बहुत सारी फाइल हो जाएंगी, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी भर जाएगी और कंप्यूटर की गति कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो जैसे ये डिस्क क्लीनर डिस्क को क्लीन करेगा और हमारा कंप्यूटर तेज चलने लगेगा। अब आता है डिस्क कंप्रेशन। यह यूटिलिटी स्वयं अपना काम करती रहती है तथा ज़रूरी नहीं है कि उपयोगकर्ता को इसकी उपस्थिति की जानकारी हो। ये डिस्क पर उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित कर देता है ताकि डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर हो सके। देखिए क्या होता है डिस्क कंप्रेशर, मतलब डिस्क पे हमने एक फ़ाइल डाली 50 MB की, हमारे कंप्यूटर में इतनी जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको कंप्रेस कर देगा और 25 MB का बना देगा और रखी रहेगी वो फाइल, आराम से स्टोर कर सकते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो फिर से हमें दे देगा। तो ये इसको ज़रूरी नहीं है कि सबको पता होता है कि डिस्क कंप्रेशर होता है, लेकिन हाँ ये क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर है उनके स्पेस को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा सूचनाओं को हम स्टोर कर सकें। बैकअप यूटिलिटी, यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचनाओं की एक कॉपी रखता है तथा ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरी फाइलें और पूरी हार्ड डिस्क की सामग्री वापस स्टोर कर देता है। जैसे कंप्यूटर पर, मोबाइल में बैकअप लेते हैं, तो ऐसे ये क्या होता है, बैकअप यूटिलिटी होती है। हमने बैकअप ले लिया और पहले पूरे कंप्यूटर को क्या किया, हमने रीस्टार्ट कर दिया, है ना, फॉर्मेट मार दिया। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, बैकअप यूटिलिटी में जाते हैं और पूरा जितना भी हमारा डिलीट हो गया था ज़रूरी वो हम उसका बैकअप ले लेते हैं। तो ये क्या है, बैकअप यूटिलिटी है। अब आता है एंटीवायरस स्कैनर और रिमूवर। ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस को ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में किया जाता है। जितने भी कंप्यूटर वायरस होते हैं उनको सर्च करता है, डिलीट करता है कौन, एंटीवायरस स्कैनर और रिमूवर। अब आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा में काम करता है, जिसे पढ़ना लिखना अत्यंत कठिन होता है, हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखकर ट्रांसलेटर की मदद से हम मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इसलिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देखिए जैसे कि आप नॉर्मल भाषा जो अपन बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू या फिर तमिल, जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, वो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है। तो वो कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज को जानता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज। किसी भी भाषा में लिख दो आप, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में टाइप कर दो, कोई भी किसी भाषा में इंस्ट्रक्शन दे दो, वो सिर्फ मशीन भाषा की ही समझता है और उसी को फॉलो करता है। इसलिए अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे हम कोई इंग्लिश में भी यदि कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब भी वो ट्रांसलेट होकर उसको बाइनरी लैंग्वेज में या फिर मशीन लैंग्वेज में समझ में आती है या फिर ट्रांसलेट कर देती है। इसके लिए 3 प्रकार के ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं। एक होता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर यह क्रियान्वयन से पहले असेंबली भाषा और निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको मशीन भाषा में परिवर्तित कौन करता है, तो असेंबलर करता है, और असेंबली भाषा को भी परिवर्तित करता है मशीन भाषा में। अब आता है कंपाइलर। यह उच्च स्तरीय भाषा को कंप्यूटर या मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो कंपाइलर ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर देता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में ही एक साथ सूचित कर देता है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके लिए अलग अलग, या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए अलग अलग कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। अब आता है इंटरप्रेटर। जैसे कंपाइलर था उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में चेंज कर रहा था, ऐसे इंटरप्रेटर होता है, ये भी कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदलते हैं या फिर मशीन भाषा में चेंज करता है। जो कंपाइलर है वो क्या कर रहा था, पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर देता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो 1 by 1 एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। यह सोर्स प्रोग्राम में एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवादित करता है तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। अब देखिए इसमें पहले एक लाइन की ट्रांसलेट, फिर दूसरी ट्रांसलेट करने से पहले उसको पहली वाली लाइन को प्रोसेस करता है। लेकिन जो अपना इंटरप्रेटर
है वो क्या करता है, वन बाय वन करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। अब आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। तो कंपाइलर होता है यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर होता है यह एक एक लाइन को एक एक बार में ट्रांसलेट करता है। जो कंपाइलर होते हैं इसमें एरर देरी से आएंगे, क्योंकि जब पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा उसके बाद एरर शो होंगे। और जो इंटरप्रेटर होता है इसमें एरर जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो एक लाइन को पहले ट्रांसलेट करेगा, उसकी गलतियां बता देगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसके एरर्स बता देगा। जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है कंपाइलर, क्योंकि इतना सारा प्रोग्राम है तो वो उसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके एक साथ कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो धीरे धीरे से एग्जीक्यूट कर पाता है, क्योंकि यदि एरर्स आ गए तो वहीं रुक जाता है। यह प्रोग्राम में आने वाली सभी एरर्स को एक साथ शो करता है। जब पूरा प्रोग्राम हो जाएगा तो जितने भी एरर्स होंगे वो कंपाइलर तब बताएगा। और जो इंटरप्रेटर होता है वो यदि एक लाइन में गलती है तो वो एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करके हर लाइन की गलतियां अलग अलग बताता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होते हैं जिन्हें किसी एक ही कार्य के लिए बनाया जाता है, मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इनको सब यूज़ नहीं कर सकते या फिर कंप्यूटर में पहले से नहीं होते कई बार। तो जैसे आपने मोबाइल लिया, इसका मोबाइल का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि जब आप मोबाइल लेते हो तो कुछ ऐप इसमें नॉर्मल आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही इसमें आते हैं, जो कि एक बेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से जाके। तो उसमें भी अलग अलग होती हैं, जनरल पर्पस की होती हैं जिनको आप बार बार डाउनलोड करते हो, या फिर बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करके रखा है, उसके यूज़र्स ज़्यादा हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं, या फिर नॉर्मली मिल जाते हैं। लेकिन एक स्पेशल पर्पस के ऐप होते हैं जो कि आपको स्पेलिंग भी सही टाइप करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होते हैं जिन्हें किसी कार्य के लिए बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक या रियल वर्क करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि कर्मचारी के वेतन की गणना, पत्र दस्तावेज तैयार करना, स्टॉक की स्थिति का विवरण करना। तो इनके लिए जो ऐप बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेशल काम करने के लिए बनाए जाते हैं। आजकल ऐसे प्रोग्राम सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे बनाए हुए हैं, जिन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहा जाता है। मतलब कुछ प्रोग्राम होते हैं जो आजकल आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं, उन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है या पैकेज कहा जाता है। इसमें से आते हैं MS वर्ड, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर इत्यादि। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पस के लिए होते हैं और एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब स्पेशल वर्क के लिए किए जाते हैं इनका यूज़। आते हैं सामान्य उद्देश्य के लिए या फिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब नॉर्मल उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। फिर आते हैं इनके उदाहरण हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्प्रेडशीट, कोरल ड्रॉ और MS पावर पॉइंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड डाटा का एक संग्रह क्या कलेक्शंस जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डाटा को एक्सेस करना, रीड करना और फॉर्मेट किए जा सकने वाले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा को संग्रहण करना, उसको एक्सेस कर पाना, रिट्रीट करना और उसको फॉर्मेट कर पाने के लिए क्या बनाया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, डाटाबेस को रिक्रिएट करता है, एक्सेस करता है और मैनेज भी कर सकता है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा को जोड़ा भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। जितना भी डाटा है हम इसको सुधार सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। किसी वजह से डेटा को व्यवस्थित या रिट्रीट भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए MS एक्सेल, कोरल, पैराडॉक्स, और अप्रोच एक्सेट्रा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता अपने डाटा को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करता है। जैसे आपने MS एक्सेल देखी होंगी, उसमें क्या होता है, बहुत सारी टेबल्स बनी होती हैं जिसमें आप रो और कॉलम में किसी भी डाटा को अरेंज कर सकते हो। वैसे ही होती है क्या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें भी क्या होता है, पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरा डाटा कॉलम और रो के फॉर्म में व्यवस्थित हो जाता है, मैनेज हो जाता है। यही रो और कॉलम समूह के रूप में स्प्रेडशीट कहलाते हैं। जितने भी रो कॉलम होते हैं, यदि उनका बहुत
लिस्ट बना दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है, इस स्प्रेडशीट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओरल, क्वार्टरली प्रो इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिकल डिज़ाइनरों द्वारा किया जाता है। जो ग्राफिकल डिज़ाइनर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का। इसका प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग, स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग। इसमें आती है क्लॉक एक्सेस, डो पेज मेकर, GP2, ओरल ड्रॉ इत्यादि किसके हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड प्रोसेस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचित किया जाता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी होते हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है? टेक्स्ट या दस्तावेज को स्टोर करके रखना। यह सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट प्रोफेशन सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम के नाम से इनको जाना जाता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं और एक होते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं इसमें भी कई टाइप होते हैं, जैसे कमर्शियल एप्लीकेशन प्रोग्राम, साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशन प्रोग्राम, आर्ट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनोवेटिव एप्लीकेशन प्रोग्राम, एजुकेशनल एप्लीकेशन प्रोग्राम, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम और मेडिकल एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। लेकिन जनरल पर्पस के लिए क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजर्स, टेली कम्युनिकेशन, ग्राफिक्स और इंटीग्रेटेड पैकेज। ये किसके हैं? ये जनरल पर्पस के लिए हैं, जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। यह सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने के वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग आदि के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं कौन से? वर्ड प्रोसेसिंग। इससे मटेरियल की कंपोजिंग करी जा सकती है, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसमें आते हैं वर्ड परफेक्ट, एक्सेल वर्क्स, ओपन ऑफिस वर्ड एक्सेट्रा। फिर आता है कैड सॉफ्टवेयर, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर 3 डायमेंशनल व्यूज़ बनाने वाले या दिखाने के लिए बनाया गया है। जो बनाने के लिए क्या 3D आप जो होते हैं 3 डायमेंशन व्यूज़ के लिए इसको बनाया गया है कैड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक डिज़ाइन तैयार करने के लिए करते हैं। अब आते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशंस आदि के संयोजन को मल्टीमीडिया कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो ये सारी सुविधा प्रदान करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए, जिसमें वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशंस, इमेजेस का संयोजन होता है जिस मीडिया पर, उसको क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। और ये सारी सुविधाएं देने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब आते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर पड़ी इमेज में बदलाव करने और उन्हें सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि अभी जो ब्यूटी प्लस वगैरह जो होती हैं वो इसी में आते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आती हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, शैडो और ग्लो जैसे विशेष इफेक्ट भी दे सकते हैं। इनमें जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या कर सकते हैं कि इमेजेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब आते हैं ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में। इनके उदाहरण है एडोब फोटोशॉप और पिज़्ज़ा। एडोब जो फोटोशॉप होती हैं वो भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में आते हैं और पिज़्ज़ा जो हैं वो भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर के कार्य को
सरल बनाने और उसमें एरर से बचने के लिए विभिन्न सूचना कार्यों के लिए बनाए जाते सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या करते हैं, सूचना देते हैं और कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाते हैं, और एरर से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। इनका प्रयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं जो कि इस प्रकार हैं। बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस कहा जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मदरबोर्ड पर स्थायी मेमोरी चिप या नॉन वॉलेटाइल रोम में लगाया जाता है। रोम चिप जो होती है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें लगाया जाता है किसको, बायोस को। इसमें उपयोगकर्ता के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है कौन, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ये किस पर होता है, तो ये मदरबोर्ड पर होता है, नॉन वोलेटाइल रोम के ऊपर स्थित होता है और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो पासवर्ड और हार्डवेयर की सारी जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने का काम करता है बायोस, तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है पब्लिक डोमेन सिस्टम। जो कैसे मिलते हैं, मुफ्त में उपयोग में मिल जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हें शेयरवेयर तथा फ्रीवेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर और फ्रीवेयर भी कहा जाता है। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यह भी मुफ्त में उपलब्ध होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की तरह, जिसमें सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सोर्स कोड में परिवर्तन भी कर सकता है। कर्नेल, यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारित संरचना वाला भाग होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। जो कर्नेल होते हैं वो क्या होते हैं, ये मूल बिंदु या आधार होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, जो कि हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तथा उपकरण का प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। ग्रुपवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य से लगे व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। ये क्या होते हैं, ग्रुपवेयर मतलब जो सामान्य व्यक्ति होता है या सामान्य उद्देश्य व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है ग्रुपवेयर। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ऑनलाइन चैट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब किसके आते हैं, ग्रुपवेयर के आते हैं। अब आता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यह कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब बायोस खुद व खुद किसी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी आदि अन्य हार्डवेयर की जांच करता है तथा उन्हें उपयोग के लायक बनाता है। इससे पोस्ट कहा जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें चेक कर लेता है कि कैसे टेस्ट करता है, कि कैसे सेल्फ टेस्टिंग हो रही है उसकी, कि कैसे वर्क कर रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ये सब। इस दौरान हार्डवेयर में कुछ भी गड़बड़ी पाए जाने पर उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। बूटिंग, कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीय मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में या प्रमुख मेमोरी में डालता है। यह सॉफ्टवेयर को उपयोग के लायक बनाता है कौन, बूटिंग और बायोस। अब आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। जितने भी कंप्यूटर में एरर्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, उनको क्या कहा जाता है, बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों को या एरर्स को ढूंढने और उन्हें सुधारने के लिए डीबगिंग की प्रोसेस की जाती है। इस कार्य के लिए तैयार किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डीबगर्स कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जा सकता है।
जैसे कि पैच कहा जाता है। जो त्रुटियाँ होती हैं उनको छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे भी ठीक किया जा सकता है, जिनको क्या कहा जाता है, पैच कहा जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मेमोरी डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करने योग्य बनाया जाता है। जो डिस्क फॉर्मेटिंग होती है, जो डिस्क होती है, मेमोरी डिस्क होती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करने योग्य बनाती है कौन, डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क क्लीनअप, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियों को हटाया जाता है और वह प्रोग्राम जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है उन्हें डिलीट भी किया जाता है। इसमें डिस्क को स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। जो डिस्क क्लीनअप होता है वो क्या करता है, डिस्क को क्लीन करता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, उनको हटा देता है और फिर क्या होगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और मेमोरी और जो उसकी गति होगी वो जल्दी से वर्क करने लगेगी और स्टोरेज की क्षमता को बढ़ा देता है। बैकअप यूटिलिटी, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली मेमोरी डिस्क में से नष्ट होने का डर हमेशा रहता है। जो जितना भी डाटा रहता है वो मेमोरी डिस्क के नष्ट ना हो जाए, इसका डर हमेशा रहता है। इसी तरह की परेशानी से बचने के लिए प्रायः सभी डेटा को ऑफलाइन मेमोरी डिस्क या कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में शेप कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। अब आता है एंटीवायरस यूटिलिटी, यह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह की खराबी उत्पन्न करते हैं वायरस कहलाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम और वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस कहा जाता है। एंटीवायरस यूटिलिटी कहा जाता है जितने भी वायरस की तरह प्रोग्राम होते हैं उनको कम करने के लिए क्या कहा जाता है, एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, यह किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह पर उसे स्टोर करता है। क्या होता है कि जब भी किसी फाइल को हम स्टोर करते हैं डिस्क पर तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह, जो भी उसको सबसे पहले खाली जगह मिलेगी वहाँ पर स्टोर कर देता है। बार बार उपयोग में डिस्क विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाती है और इसे पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है जो सभी फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर देता है। इससे डिस्क की गति तीव्र हो जाती है। क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल को किसी डिस्क पर सेव करते हैं तो वो जहाँ पे भी खाली जगह होती है वहाँ पर सेव हो जाती है और जैसे ही हम उसको बार बार यूज़ करते हैं तो वो कई टुकड़ों में टूट जाती है और ज़्यादातर स्पेस घेर लेती है और क्या होती है, हमारी जो प्रोसेस होती है, डिस्क की गति होती है वो रुक जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। तो उसको डिस्प्ले फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, वो उसको पुनः व्यवस्थित कर देता है कि नहीं तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, ऐसे उसको व्यवस्थित कर देता है। इसके लिए उपयोग किया जाता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन का और डिस्क की गति को बढ़ा देता है। अब आती है इनपुट डिवाइस। अभी हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो इसको हमने दो टाइप में पढ़ा था, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारे हाथ पैर की भांति, मतलब जो इनपुट डिवाइस होती है वो कैसे होती है, हमारे हाथ पैर की भांति होती हैं जिसके द्वारा हम अपना श्रम इनपुट करते हैं, मतलब जितना भी हमारा काम होता है वो हम उन्हें इनपुट कराते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटरों में भी कई इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के मस्तिष्क या माइंड को निर्धारित करती हैं कि वह क्या करे। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध होता है तथा सभी की विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और इनका कई यूजेस होते हैं कि ये नहीं बता सकते कि ये काम क्या करते हैं। सभी का काम ये होता है कि किसी भी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराना, तो ये इनपुट डिवाइस का काम होता है। अब आते हैं प्रमुख इनपुट डिवाइस। कुछ इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं: कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है, लेकिन हाँ मोस्टली जो टच स्क्रीन होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट का काम करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों का काम ही होता है, दोनों की लिंक होती है इन टच स्क्रीन।
अब आते हैं कीबोर्ड। यह एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब इसको पेरिफेरल तरीके से कनेक्ट किया जाता है, जो आंशिक रूप से टाइपराइटर की ही भांति कीबोर्ड होता है, लेकिन इसमें 104 बटन का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की सीपीयू से बनी एक विशेष पोर्ट से जोड़ा जाता है। यूएसबी कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। यूएसबी द्वारा कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो जोड़ा जाता है। और कैसे होता है? पेरिफेरल सीरीज में जोड़े होते हैं और 104 इसमें कीज होती हैं। अब आता है माउस या पॉइंटिंग युक्ति या पॉइंटिंग डिवाइस। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए भी किया जाता है। जितने भी ग्राफिक्स होते हैं उनकी सहायता से यदि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो कैसे देते हैं? माउस के द्वारा दिए जाती हैं। इसका आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस डी एंगलवर्ट ने किया था। किसने आविष्कार किया था माउस का? तो ये है डगलस सी एंगलवर्ट, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में इन्हें आविष्कार किया था 1963 में। इन्हें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। एक बटन को बाएं बटन और एक बाएं बटन को दाएं बटन कहा जाता है। दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिसका प्रयोग किसी फाइल के ऊपर नीचे पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। ये दिया गया है माउस। इसमें एक होता है वायर्स माउस और एक होता है वायरलेस माउस। इसको खोजा कब गया था? इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और इसकी खोज की थी डगलस सी एंगलबर्ट ने 1963 में। अब आता है ट्रैक बॉल। यह माउस की ही एक प्रारूप होता है। ट्रैक बॉल, इसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर लगी होती है, जिसमें माउस को अपने स्थान से हटाने बिना रबर बटन को घुमाकर माउस पॉइंटिंग के स्थान पर परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः CAD कंप्यूटर एडिटिंग डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। किसका? ट्रैक बॉल का उपयोग। माउस की तरह ही होता है। इसमें एक क्या लगी होती है? रबर लगी होती है, जो कंप्यूटर के ऊपर लगी होती है और इसको रबर को घुमाकर माउस पॉइंटिंग में स्थान परिवर्तन किया जाता है। अब आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं में मूव कर सकती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, CAD और CAD और केम सिस्टम में किया जाता है। जॉयस्टिक का गेमिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। प्रकाशीय पेन या फिर लाइट पेन। प्रकाशीय पेन एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल युक्ति होती है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेनू चुनाव के लिए किया जाता है। अब आता है स्कैनर। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर तस्वीरों और रेखा चित्रों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। स्कैनर से तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर सकते हैं और मेमोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। स्कैनर से स्कैन की जा सकती हैं कोई भी चीज़ें। अब आता है बारकोड रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर छुपे हुए बारकोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर में प्रकाश की किरणें निकलती हैं, फिर उस किरणों को बारकोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है। एक बार ये कोड पहचानने के बाद इसे संख्यीय कोड में परिवर्तित कर देता है, जो कोड को पढ़ के फिर उसमें क्या करता है? नंबर में बदल देता है। फिर आता है माइक। कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के विकास से आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MIC सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है कि वो क्या आकार है। इसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेज देता है। सूचनाओं में कैरेक्टर एक विशेष
इंक से छपे होते हैं। इसमें आयरन कण मतलब आयरन पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये जितने भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होते हैं वो किसके बने होते हैं? आयरन पार्टिकल्स के बने होते हैं। उन कण को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहा जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों और चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा प्रयोग के योग्य बनाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आजकल वस्तुनिष्ठ जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या क्वेश्चन की जो OMR सीट होती है उसको चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी दृश्य, चलचित्र आदि को स्टोर करने का कार्य करती है। इसके माध्यम से हम दृश्य को स्टोर करते समय उस दृश्य को कैमरे की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फिर आती है टच स्क्रीन। यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्प में से किसी एक को छूकर निर्देश दे सकते हैं तथा विकल्पों या कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं? हम टच करके दे सकते हैं। तो टच स्क्रीन। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यह इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। तो क्या हो गया? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अब आता है आउटपुट डिवाइस। CRT डिस्प्ले मॉनिटर आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जहाँ से हमें कोई भी रिजल्ट देखने को मिलता है या फिर रिजल्ट प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। CRT डिस्प्ले मॉनिटर यह सबसे ज़्यादा प्रचलित VDUs विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जिसका मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब होता है जिसे सामान्यतः पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। कैथोड रे ट्यूब होता है इसका मुख्य भाग और जिसे क्या कहा जाता है? पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। नॉन CRT डिस्प्ले में LED लाइट इमिटिंग डायोड और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तथा प्लाज्मा डिस्प्ले होती हैं। इसमें क्या होती हैं? जो CRT होती है उसमें क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है जिससे पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। जो कि पहले पुराने ज़माने की टीवियाँ हो गया करती थी बड़ी बड़ी, वो CRT डिस्प्ले मॉनिटर का एग्जाम्पल है। लेकिन जो अभी आती हैं वॉल टीवी बोलते हैं जिनको, उनको क्या कहा जाता है? नॉन CRT डिस्प्ले कहा जाता है। इसमें ये इतनी स्लिम इसलिए होती हैं, इतनी पतली इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें LED लाइट इमिटिंग डायोड या फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या प्लाज्मा डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है, इसलिए स्लिम हो जाती हैं। LED डिस्प्ले का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित इंडस्ट्रियल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स या यंत्र इत्यादि के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इत्यादि के लिए किया जाता है किसका? LED का, जहाँ पर डाटा का एक छोटा सा हिस्सा भी दर्शाया जा सकता है। CRT स्क्रीन का उपयोग डेटा के बड़े हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो LED होती है वो एक छोटे से छोटे हिस्से को दर्शाने के लिए LED का उपयोग किया जाता है और जो CRT होती है वो एक बड़े दृश्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। छोटे इंस्ट्रूमेंट जो बैटरी से चलते हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये कम पावर का उपयोग करते हैं। अब आते हैं प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और मैग्नेटिक असेंबलीज लगी होती हैं। यह असेंबलीज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इसके द्वारा होती है नियंत्रित? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं जितनी भी इसमें एसेसरीज लगी होती हैं या असेंबलीज लगी होती हैं। प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स निम्न कार्य करते हैं: कमांड्स को डिकोड करते हैं, कंट्रोल सिग्नल पैदा करते हैं,
प्रिंट मैग्नेटिक्स को एक्टिव करते हैं, जिससे यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मैग्नेटिक्स को एक्टिव करते हैं और यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। कौन? प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग होता है। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, प्रिंटिंग सीक्वेंस के आधार पर कि किस सीक्वेंस से प्रिंट कर रहा है, और दूसरा प्रिंट की तकनीक के आधार पर कि किस तकनीक से प्रिंटिंग कर रहा है। प्रिंटिंग सीक्वेंस के आधार पर कैरेक्टर या सीरियल प्रिंटर। यह प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है उसको कैरेक्टर या सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। लाइन या पैरेलल प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है, तो इसलिए इसको लाइन प्रिंटर या पैरेलल प्रिंटर कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये होते हैं तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांट जाता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें या तो हैमर या पिन लगी होती हैं, जिसमें रिबन या पेपर पर स्ट्राइक से टेक्स्ट प्रिंट होता है। क्या होता है, इसमें हैमर लगा होता है या फिर पिन लगी होती हैं, जो पेपर होता है उस पर स्ट्राइक कर टेक्स्ट को टाइप किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रिंटर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पद्धति का उपयोग न करते हुए विभिन्न अदृश्य पद्धतियों जैसे थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेज़र बीम और इंजेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आता है प्लॉटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड, सीकैड और कैम इत्यादि के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए, चित्र और कंस्ट्रक्शन प्लान्स के लिए, और मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट लेने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोकैड, कैड और कैम आदि में भी प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें भी प्रिंटर की ही तरह समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है, जिसके द्वारा प्रिंटिंग अच्छी होती है, परंतु ये बहुत धीमे होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। प्लॉटर के निम्न प्रकार होते हैं: ड्रम प्लॉटर, माइक्रो ग्रिप प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर। 4 प्रकार के होते हैं: ड्रम प्लॉटर, माइक्रो ग्रिप प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर। इस तरह के प्लॉटर कई रंग को बड़ी डिज़ाइन को बनाने में सक्षम होते हैं। अब आता है स्पीकर। यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट की आवाज़ के रूप में सुनाई देती है। प्रोजेक्टर, इस तरह का प्रयोग आउटपुट डिवाइस होती है। ये प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना और डाटा को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग या एक समूह में बैठकर कोई या कई परिणाम को देख सकते हैं। इसके द्वारा छोटे चित्र को बड़ा करके सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। इसका प्रयोग प्रायः उन जगहों पर किया जाता है जहां दर्शक की बड़ी संख्या होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, क्लासरूम और ट्रेनिंग सेंटर में प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। हेडफोन्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। इसकी आवाज़ सिर्फ उसे ही सुनाई देती है जो इसको पहनकर सुनता है। किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है, जिसके सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। इसका प्रयोग प्रायः टेलीफोन ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर ऑपरेटर और जो कमेंटेटर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। अब ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस ये थी। कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल: CRT डिस्प्ले, नॉन CRT, LED, LCD, प्लाज्मा डिस्प्ले, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर को क्रियान्वित करने के लिए किसी विशेष लैंग्वेज का प्रयोग होता है।
कंप्यूटर बहुत सी भाषा नहीं समझ सकता या कोई भी भाषा नहीं समझ सकता। जिन्हें हम समझ सकते हैं, यह भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है उसे निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन भाषा कहा जाता है, तथा जिन भाषाओं को हम समझते हैं या समझने में सक्षम होते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें मशीन लैंग्वेज आती है और एक असेंबली लैंग्वेज आती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम समझ सकते हैं उनमें आती है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में क्या होती है, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी और सी प्लस और जावा, ये होती हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है, वर्चुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट और नेट, ये सब होती हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। भाषा के प्रकार, लो लेवल लैंग्वेज ये भाषाएं जिन्हें अपने कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जिस कोड को किसी और कोड में बदलने की ज़रूरत नहीं होती या फिर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, वह निम्न स्तरीय भाषा होती है क्योंकि कंप्यूटर उनको आराम से समझ लेता है। इसका प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर स्ट्रक्चर के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इनमें त्रुटि एरर होने की संभावना अधिक होती है और इनका एग्जीक्यूशन उच्च स्तरीय भाषा से तेज होता है। जिनका एग्जीक्यूशन होता है वो तेज होता है। इनमें एरर बहुत ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि हम समझ नहीं सकते और इनको सिर्फ वो ही इनमें जानकारी फिल कर सकता है जो कि हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स का ज्ञाता होता है या फिर उनको जानता है। इनके लिए अनुवादक या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। इसके उदाहरण है मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है जो कि बाइनरी 1 और नॉट में होते हैं, अतः कंप्यूटर के निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 0 या 1 में ही दिए जाते हैं और बाइनरी कोड में दिए गए निर्देशों को मशीन भाषा कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में अपना अलग मशीन कोड निर्देश सेट होता है, इसलिए कंप्यूटर जो एक मशीन पर लिखा होता है वह दूसरी मशीन पर नहीं चलता। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में एक अपना मशीन कोड या निर्देश सेट होता है, इसलिए प्रोग्राम जो एक मशीन पर लिखा जाता है वह दूसरी मशीन पर नहीं चलता। ये थी मशीन भाषा। अब आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के निर्देश शब्दों के रूप में दिए जाते हैं जैसे कि NOV, ADD, SUB आदि। में न्यूमेरिक कोड होते हैं। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना सरल होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐड बोलते हैं। सब्सट्रैक्शन करना है तो उसको सब बोल दिया जैसे, तो इसके छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म इसमें लिए जाते हैं असेंबली भाषा में, इसलिए इनको समझना थोड़ा सा आसान होता है। अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को पोर्टेबिलिटी के फीचर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह भाषा मशीन पर निर्भर नहीं करती, इसे कोड करना और समझना सरल होता है, इसलिए एक लैंग्वेज इसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है हाई लेवल लैंग्वेज में। और जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसमें क्या थे, ज़्यादा एरर्स हो रहे थे, हम समझ नहीं सकते थे। यदि हमें उनको कुछ चेंजेस करना है तो उनकी जानकारी होनी चाहिए और उनको एग्जीक्यूट करना उच्च स्तरीय भाषा से ज़्यादा तेज होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं, इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, समझना आसान होता है, मशीन भाषा पर निर्भर नहीं करता, मतलब उस पर निर्भर नहीं होती और इसको इंसान के पोर्टेबिलिटी के आधार पर इनको बनाया गया है। थर्ड पीढ़ी या फिर तृतीय पीढ़ी या फिर थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, इन भाषाओं को समझने में कठिन बाइनरी और न्यूमेरिक्स के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों को लाया जाता है। जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। यह भाषाएं मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की आवश्यकता नहीं होती। प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं और प्रोग्राम्स को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी के कुछ
अत्यधिक लोकप्रिय भाषाएं: बेसिक, फोटोन, कोबोल, पास्कल, C++ और जावा। इसमें थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है बेसिक का। बेसिक शब्द बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है बेसिक। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त नाम क्या होता है? बेसिक। इसे सन 1964 में डॉर्टमाउथ कॉलेज अमेरिका में डॉक्टर जॉन केमेनी और थॉमस कुट्स ने विकसित किया था। यह माइक्रो कंप्यूटर तथा पीसी में उपलब्ध होती है। इन भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। इसका प्रत्येक निर्देश लिखने के बाद इंटरप्रेटर द्वारा जांचा जाता है। इसमें एरर का तुरंत ही पता चल जाता है, क्योंकि जो इंटरप्रेटर होते हैं वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं और इनके जो एरर्स होते हैं वो जल्दी पता चल जाते हैं। इस भाषा को स्टोर करने के लिए कम स्पेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेटर का साइज भी छोटा होता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो केमेनी और थॉमस कुट्स ने इसका आविष्कार किया था बेसिक लैंग्वेज का। देखिए, जब हम कोई बेसिक सी चीज़ सीखने जाते हैं तो क्या लगता है? मनी लगता है। तो केमेनी और कुट्स थोड़े से हम कुटते भी हैं, क्योंकि जब नई लैंग्वेज या फिर कुछ सीखने जाते हैं तो पहले तो हमारी पिटाई होती है, क्योंकि बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं जब पिटाई होती है उनकी, फिर जब वो पढ़ते हैं और उनको एडमिशन कराने के लिए मनी भी लगता है। तो बेसिक लैंग्वेज में किसने खोजा था? कुट्स और केमेनी ने। अब आता है फोटोन। फोटोन शब्द फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप होता है। फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का एक संक्षिप्त रूप है फोटोन। यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जॉन बेकस ने सन 1957 में विकसित किया था। इस भाषा में वैज्ञानिक और गणितीय और बीजगणितीय गणनाएं आसानी से की जा सकती हैं। इस भाषा के संस्करण फोटोन 4 और फोटोन 77 बहुत लोकप्रिय हुए हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जॉन बेकस ने फोटोन का आविष्कार किया था। और फोटोन बना किससे है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन से बना है फोटोन। अब आता है कोबोल। शब्द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप होता है कोबोल। यह भाषा व्यापारिक डेटा प्रक्रिया की समस्या को हल करने के लिए इसका आविष्कार किया गया है। जो बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग होती है उसको सरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कोबोल का। इसका विकास 1959 की कमांडर ग्रेस मूरे हॉपर ने मार्गदर्शन में रक्षा विभाग में हुआ था। बाद में इस के विकास का कार्य एक समूह कोडाशिल कॉन्फिडेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज को सौंप दिया गया और सन 1968 में कुछ सुधार के बाद इसका संस्करण आया। कुछ वक्त बाद यह संस्करण 1974 और 1984 में आया। इसमें ट्रांसलेशन के रूप में कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। जो कोबोल है वो किसने बनाया था? वो बनाया था ग्रेस मूरे हॉपर ने इसको बनाया है। अमेरिका के रक्षा विभाग के हैं ये, और ये बनाकर किसको दे दिया गया? तो कोडाशिल को दे दिया गया। फिर इसका नया संस्करण आया 74 में और 84 में, और इसमें कंपाइलर का उपयोग किया जाता है कोबोल में। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। अब आता है पास्कल। यह एल्गोगो भाषा से जनित हुआ है। इसका नाम महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर हुआ है। इससे निकोलस वर्थ ने सन 1970 में विकसित किया था। इसका विकास सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए किया गया है। यह भाषा एक ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा है। यह ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा होती है क्या? पास्कल किनके नाम पर रखा गया है? ब्लेज पास्कल जी के नाम पर रखा गया है। किसने बनाया है? तो पास्कल बनाया है निकोलस वर्थ ने। और यह ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा है। लैंग्वेज सी भाषा का आविष्कार 1972 में AT&T अमेरिका की वेल लैब में हुआ था।
इसे डेनिश ऋषि ने विकसित किया था। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पूर्ण संस्करण का नाम बी और BCPL था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी भाषा के लिए तैयार किया गया था। इस भाषा मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा को एड्रेस प्रदान करने की सुविधा देता है। ये क्या करता है? मेमोरी स्टोर किए गए डाटा को एड्रेस प्रदान करता है। कौन? लैंग्वेज सी। और ये किसने बनाया था? तो डेनिस रिची ने बनाया था, जो कि एक अमेरिकी बेल लैब के वैज्ञानिक थे। 1972 में इसको विकसित किया गया था। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी भाषा के लिए तैयार किया गया था। C++ भाषा के आने के बाद कुछ परेशानियां उनमें देखी गई, इसलिए C++ का आविष्कार किया गया। यह भाषा को जानने वाले स्टोटर्फ ने सन 1980 में बेल लैब प्रयोगशाला में C++ का आविष्कार किया था। देखिए C लैंग्वेज किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी डेनिस रिची ने, जबकि C++ बनाई है स्टोटर्फ ने। इस भाषा का विकास पारंपरिक प्रोसीजर पर आधारित भाषाओं की परंपरा को समाप्त करके एक नई दिशा में OOPS के लिए किया गया है। अब OOPS क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जटिल और बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम को तैयार किया जाता है OOP से। तो ये जो C++ लैंग्वेज है वो इसी पर वर्क करती है। अब आता है जावा भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम ने 1990 के दशक में किया था। इस भाषा को प्रयोग मुख्य रूप से वेब प्रोग्रामिंग में वेब पेज के लिए एप्लेट्स निर्माण में किया जाता है। वेब प्रोग्रामिंग में वेब पेज के लिए एप्लेट्स निर्माण के लिए किया जाता है प्रयोग किसका? जावा का। एप्लेट्स छोटे प्रोग्राम को कहा जाता है। जावा क्रियान्वयन के लिए स्वचालित कोड लिखे जाते हैं, अतः यह किसी विशेष प्रकार के प्लेटफॉर्म के लिए बाध्य नहीं होते। ये स्वचालित कोड होते हैं, है ना, और ये किसी प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरत नहीं होती है एप्लेट्स के लिए, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है जावा को। अब आते हैं चौथी पीढ़ी की भाषा। इन भाषा में विजुअल वातावरण होता है। चौथी पीढ़ी की भाषा के एक पंक्ति का कथन तीसरी पीढ़ी के 8 पंक्तियों के बराबर होता है। मतलब इसमें एक पंक्ति लिख लो और तीसरी पीढ़ी में 8 लाइंस को कंप्लीट कर लो, तो इतना डिफरेंस आ जाता है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में। इसमें प्रोग्रामर बटन, लेवल, टेक्स्ट बॉक्स जैसे आइटमों को ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए तथा अनुप्रयोग की वर्चुअल परिभाषा का निर्माण करने के लिए टूल बार का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, एक टूल बार होता है, इसमें क्या होता है? कई प्रोग्राम को करने के लिए बटन होते हैं, लेवल होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है और आइटम को ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए अनुप्रयोग की विजुअल परिभाषा का निर्माण करने के लिए टूल बार का प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए प्रोग्रामर्स को सभी आवश्यक टूल उपलब्ध कराते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एप्लीकेशन को विकसित कराने के लिए प्रोग्रामर्स को सभी आवश्यक टूल उपलब्ध कराते हैं। कुछ प्रचलित भाषाएं जो कि इस प्रकार हैं: जावास्क्रिप्ट, ड्रोन, वेवर, नेट, एप्स, नेट एक्सेट्रा। अब आते हैं भाषा और उनका विकास किसने किया है। फोटोन, इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन से इसका नाम बना है और इसका आविष्कार किया गया था 1966 में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड द्वारा इसको विकसित किया गया था। लोगो, सिमोर पेपर, USA बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। ये लोगो, ये बच्चों के लिए उपयोग की गई थी। लोगो का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बच्चों के लिए किया गया था। और सिमोर पेपर ने इसका आविष्कार किया है। बेसिक 1964 में प्रोफेसर जॉन केमेनी और थॉमस हुट्स अपन ने हुट्स पढ़ा था ना, इसमें क्या लिखा? हट्स ने किया था। थॉमस हट्स ने इसका आविष्कार किया था। पास्कल 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ ने इसका आविष्कार किया था, पास्कल का। C और C++ इसको 1972 में वेल लेबोरेटरी के डेनिस रिची और ब्राउन कर्गिंगम ने इसका आविष्कार किया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम के
जॉन गैसलिंग द्वारा इसका आविष्कार किया गया था जावा का। प्रोलॉग 1972 में फ्रांस में विकसित की गई थी। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन IBM द्वारा इसको विकसित किया गया था। LISP 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा इसको विकसित किया गया था और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रयुक्त की जाती हैं लिप्स का। अब आते हैं कुछ विंडो की। देखिए पहले आती हैं कुछ फंक्शन की दी हैं, जिसमें आती हैं F1। F1 से का प्रयोग किया जाता है हेल्प विंडो खोलने के लिए। F8 F2 इसका चयनित वस्तु का नाम बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है F2 का। F3 फाइल और फोल्डर खोलने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। F5 रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। F7 स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। देखिए अपन इतनी पढ़ लेते हैं। F1 का हेल्प विंडो खोलने के लिए, F2 का नाम बदलने के लिए चयनित वस्तु का, F3 फाइल और फोल्डर को खोलने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए और F7 स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए। Alt F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+ F4 का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+ F4 का प्रयोग वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। देखो यदि प्रोग्राम को बंद करना है तो Alt+ F4 का प्रयोग किया जाता है, और यदि जो काम कर रहे हैं उसको समाप्त करना है तो Ctrl+ F4 का प्रयोग किया जाता है। टैब वस्तुओं में आगे बढ़ने, टेबल में आगे खाने में जाने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें जो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं उनमें शिफ्ट होने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। अब आता है Shift+ डिलीट। इसमें रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए। देखिए जब अपन कोई वस्तु या फाइल या फिर कोई इमेज को डिलीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है डिलीट होने के बाद। लेकिन यदि हम Shift+ डिलीट से को एक साथ प्रेस करके कोई वस्तु को डिलीट करते हैं या फाइल को डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में नहीं जाती और वो परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। Ctrl+ F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। Ctrl+ C का प्रयोग किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। Ctrl+ X का प्रयोग किसी भी फाइल को कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+ V का उपयोग कट कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+ B किसी भी शब्द को बोल्ड बनाने के लिए। Ctrl+ U किसी शब्द को अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+ A किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऑल हो जाता है Ctrl+ A को प्रेस करने से। Ctrl+N दबाने से कोई नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। Ctrl+ O प्रेस करने से डॉक्यूमेंट बंद करना। Ctrl+ S डॉक्यूमेंट को सेव करना। Ctrl+ F से टेक्स्ट खोलना और फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+ L पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेफ्ट अलाइन कर देता है। Ctrl+ R तो ये पैराग्राफ को राइट अलाइन कर देता है, राइट अलाइन में कर देता है। और Ctrl+ J तो ये जो पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और Ctrl+ D किसी भी विंडो को खोलने के लिए, किसी भी फॉन्ट विंडो को खोलने के डी का प्रयोग क्यों किया जाता है, फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें जो लेटर्स होते हैं उनके लिए यदि कोई फॉन्ट बनाना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम, Ctrl+ D, जिससे कि हम फॉन्ट विंडो खुल जाती है। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।